नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शार्प आईक्यू एकेडमी पे। चलिए हम करंट अफेयर को यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्ज़ाम है उसका दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और इस आज पहला जो है इतिहास से आज हम लोग शुरू करेंगे। उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, मैथ सारे सारे सिलेबस हैं, सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 70 क्वेश्चन है। तो आप लोग अपना स्कोर चेक करते रहिएगा कि आपने कितना सही किया। बाकी मैं एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह डकयार्ड नगर कौन सा था? तो ऐसा कौन सा शहर था जहाँ बंदरगाह था? तो वो था लोथल। लोथल आप लोगों ने पढ़ा होगा, देख लीजिए इसकी व्याख्या। लोथल गुजरात की भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ पर कृत्रिम डकयार्ड यानी गोदीबाड़ा डकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से, ये देख लीजिए एक्स्ट्रा, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो कहाँ? लोथल में मिले हैं हम लोगों को डकयार्ड और कालीबंगा में जुते हुए खेत। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। व्याख्या देख लीजिए इसका। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषि, उसका नाम ऋषि पत्तनम था, ने 5 ब्राह्मण सन्यासी, मतलब 5 लोग थे, सन्यासी थे, उनको अपना पहला उपदेश दिया था। बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु, कुशीनगर यूपी में वहाँ मृत्यु हो गई थी इनकी। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। आप लोग चेक करते रहिए कि आप लोगों का कितना सही है, कितना क्वेश्चन आप लोगों को पता है। मौर्य सम्राट अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के भयानक परिणामों का वर्णन मिलता है? तो कलिंग युद्ध का जो परिणाम मिलता है वो 13वें शिलालेख में। व्याख्या देख लीजिए। 13वें शिलालेख में 261 ईसा पूर्व में कलिंग यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष, उनकी जो वो था, उन्होंने भेरी घोष छोड़ के धम्म घोष यानी कि गौतम बुद्ध वाला बुद्ध का धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो कौन से? 261 ईसा पूर्व में 13वें शिलालेख में ये कलिंग युग का वो मिलता है साक्ष्य। तो आप लोग ये पॉइंट याद रखेंगे, 261 ईसा पूर्व याद रखेंगे और 13वां शिलालेख, ये बहुत जरूरी है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं, उसी बेस में मैं क्वेश्चन लाया हूँ। और लास्ट में करंट अफेयर के जो भी करंट अफेयर लेटेस्ट यानी लास्ट जनवरी से 6 मंथ के हैं वो करंट अफेयर हैं। ऐसे मार्केट में आप लोग बुक लेते होंगे तो करंट अफेयर या इन सबका अपडेटेड क्वेश्चन नहीं मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप लोग करंट अफेयर के लेटेस्ट ये देखिए, सारे क्वेश्चन हैं, सारी चीज़ सारा है। आप लोग एक बार प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि देखिए लेटेस्ट 2026 का है, 26 अगस्त एग्ज़ाम होगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ऐसे नहीं है कि कैसे भी हम प्रैक्टिस सेट बना कर लाए हैं, हिसाब से बना कर लाए हैं जिन्हें पढ़ने से फ़ायदा हो। कुछ भी पढ़ेंगे तो आजकल यूट्यूब पे ही चल रहा है कि कुछ भी कहीं से भी 2024 का करंट अफेयर करा रहे हैं। बहुत यूट्यूब आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें करंट अफेयर का आप रहता ही नहीं है, लेकिन आजकल करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन बनते हैं, वो कौन कवर करेगा? उन लोगों से आप पूछिए, कमेंट करिए कि जो करंट अफेयर के आता है वो कौन पढ़ाएगा। तो फिर ऐसे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली यहाँ 4 बजे क्लास मिल जाया करेगी पर डे। आधे घंटे में ये क्लास कंप्लीट हो जाती है और अच्छे से व्याख्या सहित, और पीडीएफ इसका शार्प आईक्यू के टेलीग्राम चैनल पे फ्री में मिल जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह किस वर्ष और कहाँ से शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया था। व्याख्या देख लीजिए। गांधी जी ने 1917 में बिहार के चंपारण में तिनकठिया प्रथा, जिसे नील की खेती के विरोध में, इसी नील की खेती में ये होता था कि 3 हिस्से पे आप नील की खेती करोगे, अंग्रेजों ने ऐसा वो लगा दिया था, तो उसके विरोध में अपना पहला सत्याग्रह किया था। और बिहार के राजकुमार शुक्ल को आप लोग जानते होंगे, इनके आग्रह पर ये गांधी जी बिहार गए हुए थे, इन्होंने ही बुलाया था। तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह यहीं से शुरू किया था। चलिए आगे देखते हैं। अब राष्ट्रीय आंदोलन से कुछ क्वेश्चन देख ले रहे हैं, टॉपिक वाइज रहता है ताकि हर टॉपिक से कुछ छूटे ना। अगर मेरा मेहनत आप लोगों को सही लगे, अच्छा पसंद आए, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में देख लीजिए। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और इसके बाद देखिए, अगर प्रथम भारतीय महिला की पूछा जाए, ये तो पहली महिला थी एनी बेसेंट, और भारतीय जो है
वो सरोजिनी नायडू 1925 में ये कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, जो कानपुर में हुआ था कांग्रेस अधिवेशन। अब इनके बारे में देख लिए, एनी बेसेंट, ये आयरलैंड से थी, आयरलैंड से आई थी और इन्होंने होम रूल भी चालू किया था। भारत में होम रूल का इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था, होम रूल वाला। और ये 1917 में पहली बार बनी थी, 1925 में भारतीय सरोजिनी नायडू, 1925 कानपुर, याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, करो या मरो, डू और डाई का नारा महात्मा गांधी ने किस ऐतिहासिक आंदोलन के दौरान दिया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया था। व्याख्या देख लीजिए। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस दौरान गांधी ने यह प्रसिद्ध नारा दिया था। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, याद रखिएगा। 8 अगस्त को शुरू हुआ था, इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 1925 में हुए ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन एक्शन के प्रमुख सूत्रधार कौन थे? तो वो थे रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में देख लीजिए, हमारे देश के क्रांतिकारी थे। 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन EHRA के क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां आदि ने सहारनपुर लखनऊ लाइन ट्रेन पर खजाना लूट लिया था, क्योंकि क्रांति आगे बढ़ाना था अपना, इसके लिए पैसे की ज़रूरत थी, तो अंग्रेज़ों को लूट कर हम लोग देश की आज़ादी के लिए आंदोलन करते थे। चलिए आगे देख लीजिए। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। यहाँ देख लीजिए, त्रिपुरी संकट जो हुआ था 1939, जिसमें गांधी जी इनको सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष नहीं बनना देना चाहते थे और उसको लेकर भी मतभेद हो गया था काफ़ी। फिर सुभाष चंद्र बोस ने खुद ही इस्तीफा दे दिया था। वोटिंग हुआ था तब भी हार गए थे। जो इनके गांधी जी के, उनका नाम था कुछ इजेक्ट, मुझे जुबान पे है लेकिन याद नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। 1939 के बाद गांधी जी से मतभेद होने के बाद बोस ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया था, देखिए, और वामपंथी विचारधारा के वाले फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इतिहास और भूगोल से भी क्वेश्चन देख लीजिए, हर टॉपिक से क्वेश्चन है। वर्धन वंश के प्रतापी राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी धानेश्वर से कहाँ स्थापित की थी? तो ये कन्नौज से किया था इन्होंने। कन्नौज से इन्होंने धानेश्वर स्थापित कर दी थी। नहीं, धानेश्वर से कन्नौज लेकर गए थे, थानेश्वर से ये कन्नौज लेकर गए थे। हाँ, थानेश्वर से कन्नौज लेकर गए थे वर्धन वंश के प्रतापी राजा हर्षवर्धन। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किस गवर्नर ने लागू की थी? तो ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को देख लीजिए, इनके बारे में। ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। इससे जमींदारों की भूमि को मालिक मान लिया गया था। मतलब इसमें जान लीजिए कि जमींदार को भूमि का मालिक मान लिया गया था। वो लोग जनता से कर वसूलते थे और उसके बाद वो लेकर जाते थे, गवर्नमेंट को देते थे, इस टाइप का था। इसके बाद देखिए 11 नंबर, भारत का मानक समय IST ग्रीनविच टाइम GMT जो होता है, ये इंटरनेशनल और ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है? तो भारत का जो है 5 घंटे 30 मिनट ये आगे है। देखिए, भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर से लिया गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो प्रयागराज नैनी से होकर गुजरता है, और GMT 5.5 घंटे आगे है। इसका फार्मूला होता है निकालने का समय का, विस्तृत काला भूगोल में मैंने बताया है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर जो बहती है वो नर्मदा। इसके बारे में भी भूगोल के जो PDF पढ़ा होगा वहाँ से अगर मेरा भूगोल का क्लास आप लोग देख लेंगे तो क्वेश्चन एक को नहीं फंसेगा। मतलब ये नहीं कि आप लोगों से फंस जाए एग्जाम में क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन क्लियर कर देंगे। चलिए, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी, बिंद और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से होकर पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। वहाँ से एक्चुअली बनाकर वहाँ से फिर अरब सागर में मिल जाती हैं। चलिए आगे देखिए। अब अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ से भी देख लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। देख लीजिए, सहारा मरुस्थल उत्तरी अमेरिका, दुनिया का उत्तरी अमेरिका में
अफ्रीका ही तो लिखा है। उत्तरी अफ्रीका दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल चीन में है और मंगोलिया में स्थित है। ठंडा मरुस्थल है गोबी जो है। और ये दुनिया का सबसे गर्म है सहारा मरुस्थल, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, उत्तरी भाग में। निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है? तो जो रबी की फसल नहीं है वो चावल रबी की फसल नहीं है। बाकी गेहूँ रबी की फसल है, चना रबी की फसल है और सरसों रबी की फसल है। उत्तर देख लीजिए। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं, जबकि गेहूँ, मटर, चना, सरसों ये सब रबी की फसलें हैं। तो ये जो है ये जून जुलाई में बोई जाती है। चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा ये खरीफ की फसल है, याद रखिएगा। चावल जो है वो खरीफ की फसल है और रबी जो है वो गेहूँ की फसल है। 16 नंबर देख लीजिए। नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर कब किया गया था? तो सबको पता है, ये क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2015 को ये लाया गया था। देख लीजिए व्याख्या। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, मतलब ये सरकार को बताती है कि देश कैसे चलाया जाता है, उसके लिए नीति बनाती है। नीति योजना का काम ही है नीति बनाना। आगे देखिए, अर्थव्यवस्था से कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए। यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हर ये नहीं आपको एक ही हिंदी और सिर्फ मैथ करते रहिए, ऐसा नहीं है। हम सबको इक्वल लेकर चलना पड़ता है और तभी एग्ज़ाम क्रैक होता है, तभी अच्छे नंबर आएंगे आपको। जितना मैं पेट का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ आप उतना सिर्फ करके जाइएगा डेली। 4 बजे क्लास आ जाया करिए, आप किसी भी टाइम देख लिया करिए और ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से बाकी मेरा जो थ्योरी क्लास रहे वो देख लिया करिए बस। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार नई कर व्यवस्था के तहत कितनी आय तक अब कोई व्यक्तिगत आयकर नहीं देना होगा? तो ये है 12 लाख रुपए। देखिए 2025-26 के अनुसार नई कर व्यवस्था 12 लाख रुपए 75,000 की मानक कटौती के साथ प्रभावी रूप से 12,75,000 तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12,75,000 वैसे 12 लाख। देख लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन। यूनियन बजट 2025-26 में किस राज्य ने मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? तो बिहार में होता है। मखाना फेमस है तो बिहार में। एक्सप्लेन देख लीजिए। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन में सुधार के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करेगा। ज़रूरत भी था इसका। बिहार देश का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक राज्य है और करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया था कि अभी कहाँ भेजा गया है इसका मखाना? भेजा गया है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को भेजा गया है, जिससे किसान को पर केजी 18 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो ये आप करंट अफेयर से रिलेटेड, ये नहीं बहुत पुराना करंट अफेयर लेकर चले आए, 5 साल पुराना किताब उठा लेते हैं मार्केट से यूट्यूब वाले और डाल देते हैं। कुछ नहीं उन्हें पता रहता है कि कब का करंट पूछा जाए, कुछ नहीं करा देते हैं और आप लोग लाइक सब्सक्राइब भी उन्हीं लोगों को करते हैं। हम लोग लेटेस्ट न्यूज़ 25-26 का लेकर आते हैं, कोई सब्सक्राइब नहीं करता भाई, ना कोई लाइक करता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो वो 100% कर दी गई है। ये क्वेश्चन जरूरी रहेगा, देख लीजिए। बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। उन कंपनियों के लिए पूरा प्रीमियम भारत निवेश करती है, देख लीजिए। जो उन कंपनियों के लिए जो पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करती है उनके लिए अब सीमा कर जो थी वो 100% कर दी गई है प्रत्यक्ष। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट में रखिएगा, पूछा जा सकता है। बजट 2025-26 में असम के नामरूप कि किस उर्वरक का 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाला नया प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो यूरिया का। देख लीजिए व्याख्या। कृषि को विकास का प्रथम इंजन मानते हुए असम के नामरूप में यूरिया का विशाल प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिससे उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित होगी। ये भी करंट में पढ़ाया गया था। ये लगभग हम लोगों को 9 करोड़ टन ऐसे कुछ की यूरिया की कमी रहती है, जिसे हम इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं, दूसरे देश से खरीदते हैं, तो पैसे की लॉस होता है। तो उसी को तर्ज में रखते हुए जो जितने यूरिया कमी हो रही 9 टन की ऐसे कुछ कमी हो रही है, उसके लिए ये किया गया है, लगाया जा रहा है उसी को पूर्ति को भरने के लिए। चलिए आगे देखिए।
अब भारतीय संविधान से भी क्वेश्चन आता है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है भारतीय संविधान, तो यहाँ से क्वेश्चन तो बनता ही है। देख लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सबको पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डेट आप लोग याद रखेंगे व्याख्या में 29 अगस्त। 29 अगस्त वाला डेट भूल जाते हैं लोग, इसलिए याद रखिएगा। 29 अगस्त 1947 को गठित 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे और बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे। चलिए आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? सबको पता है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों का वर्णन है और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये फैक्ट पूरा याद रखिएगा, इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन बनेगा, भारत यूपी में सबसे ज़्यादा गांव है पंचायती राज, तो क्वेश्चन बन सकता है। 73वां संशोधन 1992 में हुआ था, द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 पर कल क्लास हुई है, पूरा डिटेल्स बताया गया है संविधान का। ये संविधान का थ्योरी क्लास चल रहा है, उसमें आप लोगों को ऐसे ही नोट्स के हिसाब से विद फिगर पढ़ाया जा रहा है। PDF अपलोड हो जाता है टेलीग्राम पे, तो देख लीजिए। अनुच्छेद 61 के तहत संविधान का उल्लंघन पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 72 इसे क्षमादान यानी वीटो पावर, किसी को फांसी या कुछ हुआ है तो वीटो पावर लगा सकता है। तो 61 हटाया जा सकता है और 72 में इसकी शक्ति मतलब वीटो पावर। चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा संविधान और उसके साथ साथ विज्ञान, संविधान के 1-2 क्वेश्चन और उसके बाद विज्ञान के क्वेश्चन इसी में है। तो देख लीजिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के लिए 25 वर्ष। पूरा लिखा है इसमें, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा। देख लिए, लोकसभा विधानसभा के लिए 25 याद रखिए, लोक और विधान के लिए 25 और राज्य के लिए 30 और राष्ट्रपति के लिए और राज्यपाल के लिए 35, ऐसे याद रखिएगा। लोकसभा विधानसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30 और राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए 35। ये ऐसे ही एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। 1 मिनट। अब 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भौतिक विज्ञान में बल फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फोर्स का एसआई मात्रक होता है बल का न्यूटन। व्याख्या देख लीजिए, बल का एसआई मात्रक न्यूटन को लिखते हैं एन से, होता है कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और दाब का मात्रक पास्कल और शक्ति का मात्रक वाट होता है। एक ही क्वेश्चन में कितने सारे मिल गए, शक्ति का वाट, दाब का पास्कल और ऊर्जा का जूल, और फोर्स का तो न्यूटन होता ही है। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र का नाम क्या है? देख लीजिए, NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग सोडा रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 है, जबकि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। यहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं, धावन सोडा कहा जाता है वो, यानी वॉशिंग सोडा जिससे कपड़े धुलते हैं, और खाने वाला सोडा, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, याद रखिएगा। यहाँ 2 लगा रहता है, उसमें 2 नहीं रहता है। कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? सबको पता है, इजी क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया। व्याख्या देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन होता है और ATP के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री, और पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम्स प्रोटीन की फैक्ट्री और पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़े से विज्ञान के बाद गणित के क्वेश्चन आ जाएंगे, देख लीजिए। विटामिन सी की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी स्कर्वी देख लीजिए, विटामिन सी स्कर्वी, और जिससे खून मतलब मसूड़ों में ऐसे खून आने लगता है अगर आपकी विटामिन सी की कमी है। और विटामिन ए रतौनी कम दिखेगा और विटामिन डी रिकेटस सुखानी हड्डी कमज़ोर हो जाती है, तो इसलिए सुबह धूप में बैठना चाहिए। विटामिन ए खाना चाहिए, विटामिन ए के लिए गाजर है और भी फल हैं वो खाइए, और विटामिन सी के लिए तो जितने नींबू वाले, आंवला, नींबू और ये सब हैं उस पर विटामिन सी मिलता है। 30 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो यह है दूरी की, जो प्रकाश वर्ष की इकाई है वो दूरी की इकाई है। मतलब जब अंतरिक्ष की दूरी नापनी होती है तो हम लोग प्रकाश वर्ष में नापते हैं, क्योंकि बहुत लंबा दूरी रहता है।
तो ये देख लीजिए, प्रकाश वर्ष अंतरिक्ष में लंबी दूरियों को मापने की इकाई है। यह वह दूरी है जो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात में तय करती है। एक वर्ष में जितनी प्रकाश चलेगी वही एक वर्ष प्रकाश दूरी होगा। अब ये मैथ के क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चन में अभी एक साथ आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा लास्ट में, मैथ को टेंशन ना लीजिए। अभी मैथ के इसमें व्याख्या है, जब पीडीएफ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं अभी अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन हैं। हिंदी के क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, विद्यालय, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? तो विद्यालय शब्द में दीर्घ संधि है। देख लीजिए, विद्यालय का संधि बनाते समय जो हम लिखेंगे विद्या प्लस आलय होता है, जहाँ आ और आ, क्योंकि यहाँ देखिए आप लोगों को मैं बता दूं, लिखा है विद्यालय ना, विद्यालय लिखा है, तो यहाँ आ पे मात्रा लगा है ना, आ यहाँ लगा है, और यहाँ फिर आलय विद्या प्लस आलय, तो आ और आ मिलकर आ ही रह जाता है, यानी आ प्लस आ जो रहेगा वो आ ही रहेगा, तो यहाँ आब रह जाएगा। इसलिए विद्या और आलय, इधर भी एक मात्रा है और ये बड़ा आ का मात्रा है, और आ और आ रहता है। तो जब दो दीर्घ स्वर मिल, तो यहाँ पे कौन सा होता है, जब बड़े बड़े मिलते हैं तो दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर है। देख लीजिए व्याख्या कि जो दो समान स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर का नियम है। दीर्घ, हम हिंदी की क्लास अभी नहीं शुरू कर रहे हैं, 2 दिन बाद हिंदी की क्लास विस्तृत होगी, जिसमें आप जितने हिंदी के क्वेश्चन बनते हैं टोटल, वो आप टोटल के टोटल सही करके आएंगे। मैं इस तरीके से ट्रिक से आपको एकदम रटा दूंगा और वो दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए आगे करते हैं और क्वेश्चन। अमृत शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो अमृत का सही विलोम होता है विष। अमृत का विष होता है, देख लीजिए, अमृत का विष। गरल का अर्थ भी विष होता है, गरल मतलब भी विष होता है, जो सुधा का सटीक विलोम है। सुधा मतलब अमृत होता है। पीयूष और सुधा दोनों अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। पीयूष और सुधा अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो जलज है कमल का, पंकज है और नीरज है। वारिद, वारिद है, वारिद किसका? वारिद है जल देने वाला, यानी कि बादल का पर्यायवाची है। वारिद जल देने वाला, बादल का पर्यायवाची है। जिन शब्दों के अंत में जा, जन्म लेने वाला लगता है, जैसे जा लग गया तो जन्म है, और दा लग गया तो देने वाला, यानी कि बादल। तो जो भी जन्मा रहेगा जिसमें जा लगेगा, आप समझ जाइएगा कि ये कमल का पर्यायवाची है। देखिए, जा और जा, जल में जन्म लेने वाला, पंख माने कीचड़ में जन्म लेने वाला, नी और रज, यहाँ भी जा लगा है, और प्रायः कमल के पर्यायवाची हैं। आगे देख लीजिए 39 नंबर क्वेश्चन, मुहावरे, आसमान सिर पर उठाने का सही अर्थ क्या है? तो बहुत अधिक शोर करना इसका अर्थ है। 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो सब कुछ जानता है के लिए उसका होता है सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं, जो थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं, और जो बहुत कुछ जानता है उसे बहुज्ञ कहते हैं। ये नया है, जो बहुत कुछ जानता है उसे बहुज्ञ कहते हैं, अल्पज्ञ जो कम जानता है। चलिए नेक्स्ट का शुरू हो जा रहा है, क्या बोलते हैं इसे, करंट अफेयर। करंट अफेयर काफ़ी जरूरी है, इसलिए पूछा जाता है, तो करंट अफेयर का क्लास देख लीजिए। नासा ने हाल ही में किस भारतीय एजेंसी को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो इसे इसरो को, नासा ने यानी अमेरिका का ये अंतरिक्ष वो है, तो इसमें देख लीजिए विस्तृत व्याख्या। अगस्त 2026 में नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने लूनर आर्टेमिस अकार्डस के तहत मून बेस कार्यक्रम में साझेदारी के लिए आमंत्रित किया है, कि मतलब आप भी आओ और साझेदारी करो, जो हम लोग चंद्रमा पे जा रहे हैं, खोज इधर उधर का कर रहे हैं उनके लिए। तो इसरो को नासा ने आमंत्रित किया है आर्टेमिस में शामिल होने के लिए। 52 नंबर क्वेश्चन, 2025 में आयोजित 20वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी पहली बार किस अफ्रीकी देश ने की? तो ये दक्षिण अफ्रीका ने की। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, पहली बार है इसलिए इम्पोर्टेंट है। 20वां G20 समिट जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ। इसकी थीम थी उबंटू मतलब बोलेंगे इन्हें, उबंटू थी, जो ग्लोबल साउथ के विकास पर केंद्रित थी। उबंटू याद रखिएगा इसका थीम, और दक्षिण अफ्रीका में हुआ है G20। चलिए आगे देखिए, करंट अफेयर ही है, करंट अफेयर पूछा जाता है आजकल, इसलिए करंट अफेयर पढ़ना जरूरी है। अगस्त 2026 में
स्काई रूट एरोस्पेस ने पृथ्वी अवलोकन मिशन के लिए किस स्पेसटेक स्टार्टअप के साथ मल्टी लॉन्च समझौता किया है? तो ये किया हेक्स 20 के साथ। हेक्स 20 के साथ इन्होंने किया है। विस्तृत व्याख्या देख लीजिए। विक्रम-1 की सफलता के बाद हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस ने तिरुवनंतपुरम स्थित हेक्स 20 के साथ पृथ्वी अवलोकन मिशनों के महत्वपूर्ण समझौता किया है। अवलोकन मिशनों के लिए समझौता किया है, याद रखिए हेक्स 20। और ये किसके साथ हुआ है? स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। और इसमें क्या किया जाएगा? पृथ्वी के अवलोकन, मतलब अंतरिक्ष से पृथ्वी का अवलोकन किया जाएगा। फिर 54 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगस्त 2026 में भारत के किस राज्य ने कोल्ली हिल्स में टेरिस मधुसूदननी नामक नई फर्न प्रजाति खोज की है? तो ये तमिलनाडु में हुआ है। ये देख लीजिए, यह दुर्लभ फर्न प्रजाति केवल तमिलनाडु के कोल्ली हिल्स के स्थानीय प्रजाति है जो जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका नाम क्या है? टेरिस मधुसूदननी। और ये कहाँ की है? तमिलनाडु की। आगे देख लीजिए। अगस्त 2026 में किस राज्य ने रामसर मान्यता प्राप्त नल सरोवर पक्षी अभयारण्य के लिए 2.94 करोड़ की प्लास्टिक कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये गुजरात ने किया है। देख लीजिए व्याख्या इसका। गुजरात सरकार ने, पहली बात तो याद रख लीजिए कि नल सरोवर जो है झील, वो गुजरात में है और उसके इकोसिस्टम को बचाने के लिए यह परियोजना शुरू की है। यह गुजरात का पहला रामसर स्थल स्थित है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है, याद रखिएगा। पहली बात तो ये गुजरात का पहला रामसर स्थल है। और नल सरोवर झील के बारे में याद रखिएगा। और 2.94 करोड़ रुपये इसके बचाव और सुरक्षा और इकोसिस्टम के लिए दिया गया है। 55 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, छूट गया था। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो तुहिनकांत पांडे को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन। जनवरी 2026 में किस देश ने सेबेस्टियन लेनार्कू को अपना नया प्रधानमंत्री बनाया है? तो ये फ्रांस ने बनाया है। लेटेस्ट है, देख लीजिए। फ्रांस में भारी राजनीतिक घटनाक्रम के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सेबेस्टियन लेनार्कू को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। नए हैं इसलिए याद रखिएगा, फ्रांस के। इनका क्या नाम है? सेबेस्टियन लेकोर्नू। नाम अजीब रहता है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। रोमानिया में आयोजित 23वें अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड IOL, याद रखिएगा, ये 2 बार 3 बार मिल चुका है ये क्वेश्चन। 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 4। देख लीजिए। 8 सदस्यीय भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण 3 कांस्य जीतते हुए कुल 4 मेडल जीते हैं। एक सम्मानजनक उल्लेख भी हासिल है। तो मतलब ये काफ़ी अच्छा न्यूज है कि रोमानिया में आयोजित जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड हो उसमें भारत ने 4 पदक जीता है। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। करंट अफेयर के आप लोग सोच रहे होंगे इतने क्वेश्चन क्यों मैं लेकर आया हूँ? क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए करंट अफेयर रहता है। आप यूपी का कोई भी एग्जाम उठा के देखिए तो करंट रहता है। हम लोग इसी से भागते हैं और हम लोगों का ये पीछा नहीं छोड़ता है। तो हम लोग करंट का एक दुर्ग बना लें ताकि टूटे ना। और करंट से हम लोग चीज़ें वहाँ से GK GS भी पढ़ ले रहे हैं, तो पढ़ने में दिक्कत भी नहीं है। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन। 2025 में 20वें G20 समिट के किस संघ को अस्थायी सदस्यता को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है? ये तो अफ्रीकन यूनियन, याद रखिएगा। ये पुराना करंट है लेकिन ये जरूरी है। तो ये कौन सा यूनियन है? अफ्रीकन यूनियन को 2025 में 20वें G20 समिट संघ में अस्थायी सदस्यता मिल गई है। 60 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका है 1 करोड़ से अधिक प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने अमूल सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए बजट ज्ञान भारत मिशन लाया है। देख लीजिए कौन सा है? ज्ञान भारत मिशन, जिसके साथ पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण होगा। मतलब जो भी पुराने पांडुलिपि हैं उनको इस एक ऐप लॉन्च होगा, उसमें फीड कर दिया जाएगा ताकि ये कभी ख़त्म ना हो। चलिए आगे देखते हैं।
अब जीके जी से कुछ क्वेश्चन देख ले रहे हैं। स्टैटिक जीके से स्टैटिक जीके भी पूछा जाता है। तो देख ले, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? ये जनेवा में है। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए 62 नंबर, जापान की राजधानी और उसकी मुद्रा का युग्म सही बताइए क्या है? तो ये है टोक्यो उसकी राजधानी है और एन उसका मुद्रा है। जापान की राजधानी है टोक्यो और एन उसकी मुद्रा है, याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए, जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा जापानी येन है। जापान की संसद का नाम है डाइट। अगर पूछ रहे जापान की संसद का क्या नाम है तो उसे डाइट कहा जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व व्यापार दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाएगा, याद रखिएगा। ये 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन की याद में यह दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 16 दिसंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज के लेखक कौन है? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं। व्याख्या देख लीजिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह पुस्तक 1944 में अहमदाबाद जेल में कारावास के दौरान लिखी थी। चलिए आगे देखते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय और एशियाई व्यक्ति कौन थे? प्रथम भारतीय भी थे और एशियाई भी प्रथम थे, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने पहला नोबेल प्राइज प्राप्त किया था। व्याख्या देख लीजिए, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उनके काव्य संग्रह गीतांजलि, काव्य संग्रह कौन सी थी? गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन को 1930 में मिला था। सीवी रमन को कब मिला था? 1930 में। 66 नंबर, कचिपुड़ी किस राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश की। देख लीजिए, कचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल का है और ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। 67 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संसद का निर्माण किनसे मिलकर होता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर बनता है। और किस आर्टिकल के तहत? संविधान के अनुच्छेद 69 के अनुसार भारतीय संसद में राष्ट्रपति, उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा होता है। अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन सा है? तो वो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान, वो है भारत रत्न। देख लीजिए, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मुझे जानकारी बतानी है, आप लोग को अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट। विस्तृत व्याख्या, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। शुरुआत इसकी हुई थी 1954 में। और परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है। तो यहाँ होती है क्लास ख़त्म। अभी हम लोग मैथ के लिए एक और वीडियो डाल देंगे। यूपी पेट का जिन्हें मैथ करना होगा, मैथ और रीजनिंग, उसकी भी क्लास आ जाया करेगी। और वहाँ मैं डिजिटल सम से पढ़ा रहा हूँ। अगर किसी को मैथ बिल्कुल नहीं आ रहा है ना, मैं गारंटी लेता हूँ कि वो पूरा का पूरा मैथ करके आएगा। एग्जाम्पल के तौर में मैं बता दूँ आपको, 32 गुणे 15 ऐसे आपको करना है ना, तो अब इसमें गुणा नहीं करेंगे, 3 और 2 5 जोड़ देंगे और 5 1 6 जोड़ देंगे, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब इसका डिजिटल सम जोड़ देंगे, 3 और 0 कितना हो जाएगा? 3। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? ऑप्शन को हम चेक कर लेंगे, जिसका डिजिटल सम 3 आएगा, ऑप्शन ऐसे ऐसे जोड़ के वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से मैंने एक वीडियो डाल रखा है 5 सेकंड में। तो ऐसे ही आपको मैथ में बहुत लंबा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, तुरंत आंसर आएगा। डिजिटल सम जिन लोगों को पता होगा उसका मैं विस्तृत क्लास लेकर आऊँगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर डे ये क्लास 4 बजे आप लोगों को फुल प्रैक्टिस सेट मिल जाया करेगा। बाय एंड टेक केयर।